नमस्कार स्टूडेंट, आज हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th बायोलॉजी से, जो चैप्टर 9 है एनसीईआरटी के अंदर। देखिए स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो और मोलिक्यूल्स, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जैसे हमारे अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। और इसी के साथ साथ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वे दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स हमने बात की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर किसी एक लिविंग टिश्यू के अंदर किस प्रकार से हम कि भाई इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, किस प्रकार से उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए टिश्यू, ऑफ ए लिविंग टिश्यू। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ तो क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और उसको ग्राइंड किया, जिससे हमें एक स्लरी मिलेगी। फिल्टर द स्लरी टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शन लाइक फिल्ट्रेट। एक तो वो चीज़ होगी जो फिल्टर हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल। क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल। फिर एक बचेगा रिटेंटेड, जो फिल्टर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल। तो हम केमिकल कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक की, कि ये एसिड सोल्यूबल है या एसिड इनसोल्यूबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो आपने याद रखना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर हमारा क्वेश्चन है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सैंपल ऑफ टिश्यू शुड बी बर्न्ड टू ऑब्टेन एस। हमने क्या करना है, उस टिश्यू को बर्न करना है, बिल्कुल जला देना, जिससे बिल्कुल ऐश बच जाएगी, राख बच जाएगी। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड वर आइडेंटिफाइड। जैसे वहाँ से हमें भाई नाइट्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे आयंस वहाँ से मिलेंगे। तो ये आयंस क्या हैं, ये आयन क्या हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनाने वाले जो मोलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल एज वेल एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जो क्या होंगे, मोनोमर होंगे, और जिनका वेट क्या होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा। जिनका मोलिकुलर वेट क्या होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा, उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे देखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आपके जैसे ग्लूकोज हो गया, ये आपका माइक्रोमोलिक्यूल है, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, छोटे मोलिक्यूल्स है, मोनोमर का काम करते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में आप क्या आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में जैसे हम पढ़ सकते हैं स्टार्च पढ़ सकते हैं, इंसुलिन पढ़ सकते हैं, सेलुलोज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे, प्रोटीन और लिपिड, ये से भी आपके होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसमें सबसे खास है ये चीज। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA is
राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो स्टूडेंट हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ, पहली चीज होगी नाइट्रोजन बेस, दूसरी चीज हो गई एक शुगर, और थर्ड चीज हो गई एक फॉस्फेट। इनसे मिलके एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 टाइप से होते हैं। एक नाइट्रोजन का बेस को बोलते हैं प्यूराइन, और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन। प्यूराइन के अंदर 2 नाइट्रोजन बेस आते हैं, एक को बोलते हैं एडेनिन, दूसरे को बोलते हैं गुआनाइन। इसको ए लिख सकते हैं, इसको जी लिखते हैं। फिर पायरिमिडिन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस आते हैं, साइटोसिन सी लिखते हैं इसको, यूरासिल यू लिखते हैं, और थाइमिन। आरएनए के केस में यूरासिल रहेगा और डीएनए के केस में थाइमिन रहेगा। तो ये होते हैं नाइट्रोजन के बेस। इन नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन 2 टाइप से हैं, ए और जी प्यूराइन होते हैं। प्यूराइन का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें डबल रिंग होती है, और पायरिमिडिन के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल रिंग्स होती है। ये डबल रिंग होगा और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो कि छोटा नाम है तो बड़ा स्ट्रक्चर है, और बड़ा नाम है तो इसका छोटा रिंग स्ट्रक्चर है। और प्यूराइन के अंदर 2 नाइट्रोजन से बने हुए बेस आते हैं, एक एडेनिन और एक गुआनाइन। प्यूराइन में ए और जी हैं, और पायरिमिडिन में सी, टी और यू आएंगे। और यूरासिल आरएनए के केस में होता है, और थाइमिन डीएनए के केस में होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है स्ट्रक्चर हैं। ए और जी ये बोथ आर प्यूराइन, एंड प्यूराइन हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, एंड these ring are made up of nitrogen। these ring are made up of nitrogen। तो इन्हें क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन से बने हुए बेस बोलेंगे। पिरामिडिन्स के अंदर आता है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये थाइमिन का स्ट्रक्चर, ये साइटोसिन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पिरामिडिन के, डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन के। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये शुगर किस प्रकार से। अब जो न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है पेंटोज शुगर। किसी भी शुगर का फार्मूला अगर पेंटोज की लिखेंगे तो इसको 5 कार्बन लिखेंगे, ये H10 हो जाएगा और ये O5 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं डीऑक्सी कर दूंगा तो एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? डीएनए वाली शुगर हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर फॉस्फेट ग्रुप। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। इसे आप नोट कर लीजिए। अब जैसे डीएनए की बात करते हैं, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक तो पेंटोज शुगर। मान लीजिए ये मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन। मान लो मैं यहाँ से गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4, और ये 5th कार्बन। इसके 5th कार्बन पे एक फॉस्फेट जुड़ा हो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और ऑक्सीजन से ये जुड़ा होगा। और
इसके सेकंड एंड पे मान लीजिए मैंने एक एडेनिन ग्रुप जोड़ा है, एक नाइट्रोजन बेस जोड़ा है, तो ये बन गया मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड्स। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड है, और इस न्यूक्लियोटाइड को मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं साइटोसिन ले रहा हूँ, यहाँ से फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे फिर से कार्बन, और ये बॉन्ड बनेगा। देखिएगा अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ HOH OHS, तो यहाँ पर भी HOH है इसी प्रकार से। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर भी, और ये फॉस्फेट, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, कुछ इस तरह की चीज़ है HOH यहाँ पे। तो ये चीज़ है मेरे पास। अब यहाँ से अगर मैं इनको, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन एक रिएक्शन होगी जिसका नाम बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन, और उस एस्टेरिफिकेशन से यहाँ से अगर मैं H2O को बाहर करता हूँ, एक H2O को बाहर करता हूँ, मान लीजिए यहाँ से एक H ले लिया और यहाँ से एक O ले लिया, तो मैंने H2O यहाँ से क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ये भी एक ईथर है, ये भी एक ईथर है, यहाँ पर भी ईथर है, यहाँ पर भी ईथर है, और बीच में क्या है, फॉस्फेट है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन गया, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दोनों तरफ से एस्टर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। मान लीजिए यहाँ थाइमिन ले रहा हूं मैं, फिर से एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फॉस्फेट HH फॉस्फेट। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एस्टेरिफिकेशन, और यहाँ पे बन रहा है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों तरफ से एस्टर से घिरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने असाइन किया, G को असाइन किया, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 5' एंड पे है, और यहाँ पर मेरे पास 3rd' एंड पे क्या बचा, यहाँ पे बचा OH 3rd' एंड पे। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 इसी प्रकार से अगर मैं 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो चेन बनी है इस चेन को मैं बोलूँगा ये चेन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मेरे पास ये न्यूक्लिक एसिड की एक चेन बन गई, न्यूक्लिक एसिड मेरे पास क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन गई, और उससे मेरे को मिला न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में ये शुगर है और फॉस्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मेरे पास यहाँ हमने पढ़ा था कि ये राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट है, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मेरे पास न्यूक्लिक एसिड की एक चेन बन गई जिसकी पोलैरिटी है 5' to 3'। 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है और 3' एंड पे क्या है, एक OH ग्रुप है। तो इसकी पोलैरिटी बन गई 5' to 3'। अब डीएनए है, डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं और उनकी पोलैरिटी क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। जैसे इसमें देखेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पे एक चेन और बना रहा हूँ,
यहाँ पे मान लीजिए मैंने T ले लिया, यहाँ पे फर्दर वही कार्बन हाइड्रोजन कार्बन फॉस्फेट, ऐसे ही कार्बन जुड़ता जाएगा इसके साथ, सेम इसी तरीके से। बस इसको आपने एंटी करना है इसके। यहाँ पे मान लीजिए G है, फिर फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, P कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं A ले रहा हूँ, फर्दर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फेट कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे मान लीजिए मैं C ले रहा हूँ, और फर्दर यहाँ पे जो एंडिंग होगी फॉस्फेट की वो 5 डैश पे रहेगी, और यहाँ पे लास्ट में क्या है OH है, तो इसकी पोलैरिटी रहेगी 3 डैश। अब क्या होता है DNA के अंदर, एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया DNA मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। इस बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, दिस बेसिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय J.D. वाटसन एंड फ्रांसिस्कोस, J.D. वाटसन एंड फ्रांसिस्कोस क्रिक ने इसको बताया था इन 1953। ये चीज़ बताने के लिए इन दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इन दो साइंटिस्ट से पहले रोजालिंड फ्रैंकलिन ने रोजालिंड फ्रैंकलिन और विलिकन्स मोराइस ने एक्सरे ऑफ डीएनए दिया था। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया था। इसी के बेस पे J.D. वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। देखिए वो मॉडल किस प्रकार से है। जब हम डीएनए को पढ़ेंगे तो डीएनए के अंदर कितनी चेन है? डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। कितनी चेन है? डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक की पोलैरिटी 5 डैश से 3 डैश है और दूसरी की पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश है। पोलैरिटी से आप क्या समझते हो? जो फॉस्फेट है वो शुगर के 5वीं पोजीशन पे है, और जब एंड होता है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का तो वो एंड होता है OH ग्रुप पे, और OH ग्रुप जो है 3 डैश एंड पे है। तो इस प्रकार से डीएनए की एक पोलैरिटी बनती है। अगर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये क्या है? एक शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और आगे इस प्रकार से फॉस्फेट होंगे। तो डीएनए के अंदर जो ये पोर्शन है दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये किसको शो करेगा? इट शो शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये क्या शो करेगा? शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा शुगर फॉस्फेट की बैकबोन। और अगर हम इन स्ट्रक्चर को देखेंगे, बीच में क्या है? नाइट्रोजन के बेस पेयर इंसर्ट है। तो यहाँ पे मैं मिडल में क्या कर दूंगा? नाइट्रोजन के बेस पेयर को इंसर्ट कर दूंगा, और जिसमें एडेनिन बेस पेयर विद थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन बेस पेयर विद ग्वानिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये मेरे डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनता है। दिस डीएनए स्ट्रक्चर इज फर्स्ट गिवन बाय J.D. वाटसन एंड
फ्रांसिस क्रिक। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था रोजालिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस मोराइस ने। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब हम इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बातों को पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है द फीचर ऑफ डीएनए। फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। जैसे इसका पहला फीचर देखेंगे, डीएनए हैव 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये चेन कैसी हैं, दीज चेन आर एंटी पैरेलल। कैसी हैं, एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। अगर एक की डायरेक्शन 5' to 3' है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या रहेगी 3 to 5' रहेगी। ठीक है, तो दोनों चेन क्या है, एक दूसरे की एंटी पैरेलल है। 5' एंड पे फॉस्फेट है और 3rd एंड पे OH है। ठीक है, उसके बाद सुगर फॉस्फेट मेक बैकबोन ऑफ डीएनए एंड बेस पेयर आर इंसर्टेड बिटवीन देम। और ये बेस पेयर क्या करते हैं, ए बेस पेयर करता है टी के साथ, एडेनिन बेस पेयर विद थाइमिन, एंड साइटोसिन बेस पेयर विद गुआनाइन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि डीएनए का जो ये एक टर्न है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। इसको बोलेंगे पिच ऑफ दी हेलिक्स। इस पिच ऑफ दी हेलिक्स की एक लेंथ होती है, ये लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये एक बेस पेयर है और ये एक बेस पेयर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.3 नैनोमीटर। और एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। तो डीएनए का जो एक टर्न बनता है उसको बोलते हैं पिच ऑफ दी हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। और इसकी जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। और इन बेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो जो डिस्टेंस होगी वो रहेगी 0.34 नैनोमीटर। फिर जो ये डीएनए होता है, इसकी क्लोज पैकेजिंग होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्लोज पैकिंग होगी इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये था हमारा डीएनए से। अब हम बात करेंगे आरएनए की। जैसे डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसी प्रकार से आरएनए का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद 5' to 3'। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो एडेनिन होगा वो बेस पेयरिंग टी के साथ नहीं करेगा, वो यहाँ यू के साथ करेगा। और आरएनए के अंदर यूरासिल ही होगा इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो आरएनए के अंदर जो है यूरासिल होता है थाइमिन की जगह, और डीएनए में थाइमिन होता है यूरासिल की जगह। आरएनए का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिकल होता है, यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। फिर आरएनए की कुछ टाइप्स होती है। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। एक आरएनए होता है आरआरएनए, एक आरएनए होता है टीआरएनए,
और एक आरएनए होता है mRNA। इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए और इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये राइबोसोम्स को बनाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जब हमारी सेल्स के अंदर प्रोटीन बनेंगे तो उस टाइम में उन प्रोटीन को बनाने के लिए उन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी डीएनए से बनने के लिए। जब डीएनए से जो प्रोटीन बनेंगे उनको बनाने में ट्रांसफर आरएनए हेल्प करेगा, वहाँ से अमीनो एसिड बनाएगा ये। मैसेंजर आरएनए पे मैसेज होता है फॉर प्रोटीन फॉर्मेशंस। तो ये था टॉपिक हमारा डीएनए और आरएनए, इसे नोट कर लीजिए।